हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षरा लर्निंग। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसे कल ही 24 फरवरी को आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ किया है। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और इसकी टेंटेटिव डेट्स। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। और इसके अलावा भी अगर आप किसी भी बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनसे रिलेटेड आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट्स की वीडियोस लगातार बेसिस पर यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसके अलावा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का एनालिसिस भी हम आपके लिए लेके आते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे जाके पूरी नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे मैं आपको पूरी डिटेल्स बता ही दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वो है rbi.org.in, ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आरबीआई की। और कल यानी 24 फरवरी को इसे ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन 24 फरवरी से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप इसको नोट डाउन कर लें। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 24 फरवरी। लास्ट डेट जो है इसकी है 15 मार्च। तो देखिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट डेट तक वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर लें, ठीक है। और इसकी जो टेंटेटिव डेट है इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम की, ऑनलाइन टेस्ट की, वो दो डेट्स है, एक 9 अप्रैल और एक 10 अप्रैल। तो दो डेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा अब आपके पास टाइम भी नहीं है, मैं कहूँगा कि 2 मंथ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप अपना बिल्कुल 100% दे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। क्लियर है, क्योंकि इसका एक ही एग्ज़ाम है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो वो है देखिए 841 फॉर ऑफिस अटेंडेंट इन वेरियस ऑफिसेज ऑफ द रिजर्व बैंक। आपको पता है इसके जो मेन ऑफिसेज है, क्योंकि देखिए कोई पब्लिक डीलिंग तो आरबीआई करता नहीं है, तो इसीलिए जो है इनकी जो मेन, जो एक तो हेड ऑफिस आपको पता है मुंबई में, इसके अलावा जो बाकी रीजनल ऑफिसेज है दिल्ली के अंदर है, कोलकाता के अंदर है, तो वहाँ पे आपको इनकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो जोन वाइज है इनके ऑफिसेज, अहमदाबाद में, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, ठीक है, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो आपको स्टेट वाइज और उसके अंदर भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप दिखाई दे रहा होगा। सबसे ज़्यादा देखिए आपको ओबीसी बात है कि मुंबई इनका हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे आपको ये वैकेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो वैकेंसीज उसके बाद है हमारा चेन्नई के अंदर अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है, अगर आप देखें तो 71। फिर उसके बाद कानपुर के अंदर 69, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको देखिए ध्यान रखनी है कि अब जिस भी जोन से अप्लाई करें, ठीक है ना, जिस भी जोन या स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, आप अगर अहमदाबाद से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती वो आनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल आप और भी आप देखेंगे, जैसे हैदराबाद से अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ का कोलकाता में आपको जो है, क्योंकि कोलकाता वेस्ट बंगाल में आता है तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। मुंबई से अगर आप कर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए, क्योंकि मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है ना। वैसे नागपुर के लिए केस में भी आपको मराठी वहाँ की आनी चाहिए। न्यू दिल्ली के लिए हिंदी है। सबसे तो देखिए आप अगर आपको हिंदी आती है सिर्फ लैंग्वेज, तो आप वो स्टेट्स को निकाल ले या वो रीजनल जोन्स को निकाल ले जहाँ की लैंग्वेज हिंदी है। जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल में आपका हिंदी चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चंडीगढ़ में चल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ तो जयपुर में चल जाएगा, कानपुर में चल जाएगा, न्यू दिल्ली में चल जाएगा, पटना में चल जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस जो है हिंदी, आप वो निकाल सकते हैं। उसमें से फिर आप किसी एक पर्टिकुलर ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिले, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या गलती कर सकते हैं कि मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो वहाँ से अप्लाई कर दें, लेकिन नहीं, देखिए आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि मराठी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी अगर बात करें, इफ़ यू विश टू अप्लाई फॉर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले तो एज लिमिट जो कि कैलकुलेट की जाएगी 1 फरवरी 2021 को, आपकी होनी चाहिए 18 टू 25 ईयर्स के बीच, ठीक है। यानी you should not be born earlier than 2nd of February 1996 and not later than 1st of February 2003, ठीक है। ये दोनों ही डेट्स इंक्लूडिंग है, यानी आप 2 फरवरी 1996 से पहले भी आपका बर्थ नहीं हुआ होना चाहिए और 1 फरवरी 2003 के बाद भी आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपर एज लिमिट में आपका इसको रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ओबीसी के केस में 3 साल का मिल जाएगा, ठीक है।
SC/ST के केस में 5 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी के केस में 10 साल का। ठीक है, ये आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर बात करें एज ऑन 1 फरवरी 2021, तो आप देखिए एक तो 10th पास होने चाहिए। ठीक है, SSC हम उसे मैट्रिकुलेशन कहते हैं, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट या यूटी फ्रॉम विच यू आर अप्लाइंग। इसके अलावा आपके पास वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डोमिसाइल आपके पास वहाँ का होना चाहिए। ये भी एक चीज़ है कि अगर आपको हिंदी आती भी है या कोई लैंग्वेज आपको आती भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको मराठी आती है, लेकिन अगर आपके पास वहाँ का महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे ध्यान से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को समझ लें। इसके अलावा आप जो है अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम है, तो आप इसमें अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए इसमें, क्योंकि ग्रेजुएट्स और अगर आपको इससे भी हायर क्वालिफिकेशन है, यानी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी या तो आप 10th पास है, अगर आप 12th भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए उस स्टेट या यूटी की जहाँ से के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको वहाँ की लैंग्वेज लिखनी, बोलनी, पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, और आप सिर्फ एक ही ऑफिस या एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इसका एग्जाम पैटर्न, तो मैंने आपको बताया एक ही इसमें एग्जाम होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपका इसमें एक ही एग्जाम होगा, आप उसका पैटर्न देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट का। इसमें आपके 4 रहेंगे टेस्ट। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन रहेगा, फिर जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे। करंट अफेयर का एनालिसिस मैंने आपको बताया हम डेली बेसिस पर आपके लिए लेके आते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट। तो ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपको, अगर आप हमारा कोर्स भी परचेज करते हैं आपका इसमें, जिसमें हम सारे आपके बैंकिंग एग्जाम्स कवर करते हैं, तो वो आपका यहाँ पे सारा कवर हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे चारों ही सेक्शंस में से, तो 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के। उसके लिए आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा 90 मिनट्स का, 1.5 आवर्स का। ठीक है, चारों सेक्शंस मैंने आपको बताई दी, और नेगेटिव मार्किंग तो देखिए रहती है इन एग्जाम्स की, तो 1/4 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय यू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बात करें, अगर आप ये ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, LPT जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो LPT की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको, मैंने आपको बताया, जिस भी जोन से या जिस भी आप जगह से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो कि आप ये कि वैकेंसीज देख के आप कहीं से अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास वहाँ का डोमिसाइल नहीं है, आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज बोलनी लिखनी नहीं आती, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखिए, आप सिलेक्शन हो भी आपका जाएगा तो आप आगे जाके रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर आगे अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस या इंटीमेशन चार्जेस जो आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे, SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन के केस में आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, और जनरल OBC EWS के केस के लिए 450 रुपीज़। और जब आप फॉर्म इसका पूरा फिल कर लेंगे तो उसका एक प्रिंट आउट कॉपी जो है या हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि वो आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये ज़रूर आप इसे अपने पास रख लें। क्लियर है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो एक बार जल्दी से आपको दोबारा बता दूँ अगर आप कुछ भूल गए हो तो। एक तो आप देखिए, जब फॉर्म फिल कर लेंगे तो आप इसका एक प्रिंट आउट कॉपी ज़रूर अपने पास सेव करके रखें। एप्लीकेशन फ़ीस आपको ऑब्वियसली बात है पे करनी पड़ेगी। अगर आप SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी या एक्स सर्विस मैन है तो 50 रुपीज़, और जनरल OBC EWS के केस में 450 रुपीज़। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा था, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, जिसमें आपके 4 सेक्शंस रहेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांट यानी न्यूमेरिकल एबिलिटीज। चारों ही सेक्शंस में से 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। ठीक है, और इसके बाद अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, आपका नाम अगर लिस्ट में आता, तो फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको वहाँ की लैंग्वेज, जिस भी जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज लिखनी, बोलनी, पढ़नी, समझनी आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न तो मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका एज लिमिट जो है 18 to 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए एज आपकी, एज ऑन 1 फरवरी 2020 में। तो अगर आप देखेंगे तो यानी आप ना तो 2 फरवरी 1996 से आपका पहले बर्थ हुआ होना चाहिए, या 1 फरवरी 2003 के बाद, ये दोनों ही डेट्स इंक्लूडिंग है। ठीक है, तो अगर आपका 2 फरवरी 1996 से पहले का बर्थ है, या 1 फरवरी 2003 के बाद का है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, रिलैक्सेशन आपको इसमें एज में मिल जाता है 3 साल OBC के केस में, SC/ST के केस में 5 साल, और
पर्सन विद डिसेबिलिटी के केस में 10 साल का। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया 10th पास होनी चाहिए। आप जिस भी स्टेट या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, ठीक है ना, वहाँ से आप पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास उस स्टेट या यूटी का डोमिसाइल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ऑफिस से जहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज तो आती है, लेकिन अगर आपके पास वहाँ का डोमिसाइल नहीं है तो भी देखिए आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो है, आप अगर ग्रेजुएट हैं या उससे ज़्यादा आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या लोग सोचते हैं कि अगर मैं ग्रेजुएट है तो ऑब्वियसली बात है मैं भी अप्लाई कर पाऊंगा, लेकिन नहीं। आप या तो 10th हो पास या 12th हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और आपको वहाँ की लैंग्वेज जो है लिखनी, मैंने आपको बताया, लिखनी पढ़नी समझनी आनी चाहिए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बट दोबारा से ये टेबल में जो है ऑफिस वाइज और कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप है वैकेंसीज का, आप देख सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपके पास वहाँ का डोमिसाइल होगा ही, तो वहाँ से आप अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की क्या है, 15 मार्च। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। इससे पहले अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बस जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर लें, लास्ट डेट तक वेट ना करें। और एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट क्या है, 9 और 10 अप्रैल, ठीक है। जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इन्हीं डेट्स को एग्जाम होगा और एक ही एग्जाम है, तो आप इसके लिए अभी से प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ भी तक्षशिला लर्निंग के साथ अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप बैंकिंग का अगर कोर्स परचेज करेंगे तो आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है, सेक्शंस है, इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आपको कोई इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड डाउट है, एलिजिबिलिटी वगैरह से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट जो है स्टडी के लिए मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट।